नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। बंगाल की लड़ाई का औपचारिक ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन इस लड़ाई के लिए पार्टियां अपनी तैयारी 2-2.5 साल पहले से जरूर कर रही है। ममता बनर्जी ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को प्रोफेशनली हायर किया है, तो बीजेपी ने अपने चाणक्य की नीति की बूते ही ममता के किले को ध्वस्त करने की योजना तैयार की है। टीएमसी और बीजेपी की सीधी टक्कर को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में बाकी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। लेफ्ट और कांग्रेस एक बार फिर साथ मिलकर सीट शेयरिंग की चर्चा कर रहे हैं, तो ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी मजबूती से चुनाव लड़ने में उतरने की ठानी है। ओवैसी ने पिछले सप्ताह बंगाल का दौरा भी किया। मतलब साफ है कि बंगाल में लगातार समीकरण बदल रहे हैं और हर कोई अपनी जीत और सीट पक्की करने के लिए समीकरण साधने में जुटा है। ऐसे में बंगाल की लड़ाई में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बंगाल में राजनीति कैडर पर चलती है। जिस पार्टी के पास कैडर है वही बंगाल पर राज करता है। इसी कैडर को बनाने में भाजपा ने जी जान लगा दी। बीजेपी बंगाल के हर कोने में चीख चीख कर कह रही है कि तानाशाह दीदी को हटाओ और डबल इंजन की सरकार लाओ। विधानसभा चुनाव इसी साल होने और इसी साल तय हो जाएगा कि बंगाल पर कौन राज करेगा। लेकिन इससे पहले बंगाल की लड़ाई 2021 में क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या समीकरण बन रहे हैं, वो हम सब आज आपको समझाएंगे। बंगाल विजय के लिए भाजपा ने अपने मेगा कैंपेन को रफ्तार दे दी है। बंगाल में एक बार फिर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरान जेपी नड्डा बर्धमान जिले में किसानों के घर का दौरा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे एक मुट्ठी चावल मांगेंगे। 9 जनवरी को नड्डा एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत करेंगे। 10 से 12 किसानों के घर जाकर चावल लेंगे। एक किसान के घर खाना खाएंगे। बर्धमान में किसानों को संबोधित करेंगे। इस तरह के कई अन्य कैंपेन भाजपा बंगाल में लगातार चला रही है। इन अभियानों का मकसद साफ है, कैडर तैयार करना। हाल ही में टीएमसी के नंबर 2 शुभेंदु अधिकारी और कई दूसरे नेता भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद भाजपा ज्यादा आक्रामक तरीके से राज्य भर में चुनाव प्रचार में जुटी है। दूसरी तरफ बंगाली बनाम बाहरी के बाद अब तोलाबाज भतीजा और गुंडागर्दी की लड़ाई भी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक रैली में कहा कि भाजपा के लोग मुझे तोलाबाज भतीजा कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है तो मुझे फांसी के तख्ते पर ले जाए, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष को गुंडा बताया। इस पर पलटवार करते हुए ईस्ट मिदनापुर की एक रैली में कैलाश विजयवर्गीय ने अभिषेक बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। अब बताइए, जो माफिया हो, जो तस्करी करता हो, वो व्यक्ति दिलीप दा को गुंडा बोलता है। दिलीप दा गुंडे हैं? दिलीप दा गुंडे हैं क्या? बताइए जरा, दिलीप दा गुंडे हैं क्या? इसका जवाब हमें मतदान वाले दिन देना है। बताना है कि गुंडा कौन है, माफिया कौन है, कि ये जनसैलाब जो जगह जगह सब दूर भारतीय जनता पार्टी का उमड़ के आ रहा है, यह टीएमसी को हटाने के लिए है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है, माफिया राज को खत्म करने के लिए है, अहंकारी राज को समाप्त करने के लिए है और सोनार बंगला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जनसैलाब है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर बंगाल का राजनीतिक समीकरण समझना बहुत जरूरी है। हम आपको एक समीकरण बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2016 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर डाल लीजिए। कुल विधानसभा सीट 294, टीएमसी ने जीती 211, वाम दलों यानी कि लेफ्ट ने जीती 33, कांग्रेस ने जीती 44 और भाजपा जीती 3। विधानसभा चुनाव में भाजपा को भले ही 3 सीटें मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 40.3% वोट मिले। इसी के साथ बंगाल के समीकरण बदल गए। अब वाम दल और कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। लेफ्ट के सीताराम येचुरी का कहना है कि उनका मकसद बस भाजपा को हराना है, लेकिन दोनों के गठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर बवाल मचा है। तो वहीं 30% मुसलमानों वाले बंगाल में ओवैसी ने भी एंट्री कर ली है। तो वहीं जेडीयू भी बंगाल की 75 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है और जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी 26 सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सब समीकरणों को तोड़कर भाजपा 10 साल बाद
ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाने में विजय हासिल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और हमारे साथ संजय सरकार टीएमसी से और सूर्य प्रकाश हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में संजय सरकार जी मैं आपसे करना चाहूँगा और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 2016 से 2019 के बीच में इन 3 साल में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी कहीं बंगाल में दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीत ली और ममता के अभेद्य माने जाने वाले किले में सेंध लगा दी। क्या आपको लगता है कि 2019 में जो परफॉर्म किया था बीजेपी ने उसको 2021 में दोहराने में उन्हें सफलता मिलेगी? अगर ऐसा ही रहा तो शायद आपके हाथ से सरकार निकल जाए। अच्छा, आप पहले लॉजिकली बात सुनने चाहते हैं और नहीं जो तर्क वितर्क होता है वो बात सुनने चाहते हैं? नहीं, आप दोनों बात बताइए बारी बारी से जो आप पहले बोलना चाहते हैं। अगर आप लॉजिकली बात सुनेंगे तो मैं कहेंगे शिवसेना भी 100 सीट में बंगाल से चुनाव लड़ रहा है। आपको मालूम है कि नहीं? जानकारी नहीं है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बोला कैसे क्या हो रहा है उसको आपको लॉजिकली सुनने के लिए हम हाँ ठीक है, आप बताइए, लॉजिकली बताइए। लॉजिकली हम आपको बता रहे हैं। लास्ट चुनाव में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ा था। प्रकाश कारत को साथ में सीपीएम को थोड़ा कुछ भी है इंटरनल एक एडजस्टमेंट हुआ था। लेकिन इस बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक अलायंस के तौर पे चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिला था और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को 43% वोट मिला था। 4% का फर्क था। मैं आपको सब हिसाब के तहत तो बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 121 सीट में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के हिसाब से आगे थे, हम 164 में। बूथ के हिसाब में 77,000 बूथ में 47,583 बूथ में हम आगे थे। बाद बाकी आप सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो मैं कहना चाहेंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जितना भारतीय राजनीति, जेपी नड्डा, जितना भी है सबको दिमाग घूम चुके हैं। कैसे घूम चुके हैं मालूम पड़ गया है। जो वोट पोलराइजेशन कम्युनिस्ट को 26% 19% वोट जो कट गया था और कांग्रेस को 6% वोट कट के भारतीय जनता पार्टी में चल गया था, वो दोबारा अगर दोनों में अलायंस करे, अगर 2% भी पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी को अगेंस्ट में हो जाते हैं तो उसको 30 सीट जितना बहुत नामुमकिन है। हम आपको बता रहा हूं, मुश्किल तो है ही। ठीक है संजय जी, ये गुना भाग तो मैं आपको हिसाब बता रहा है। ठीक है। और रह गया अभी का है जो किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं खुले आकाश के नीचे, उसको देखने जाने के लिए समय नहीं है। एक मुठ्ठा अन्न चावल लेने के लिए वर्धमान किसान को घर में जाएंगे। कितना नाटक रचेंगे, कितना नौटंकी दिखाएंगे। और ये बंगाल में सर्दी का मौसम है। सर्दी का मौसम से बाहर से बहुत सारे सर्कस दिखाने के लिए आदमी आते हैं। तो जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी सब सर्कस दिखाएंगे, 3 महीने बाद चला जाए। तो 3 महीना के जो आता है, सर्दी का मौसम में पंछी भी आता है, वो लोग भी नहीं रहता। तो वोट समय जो आता है वो पंछी के हिसाब से लोग आता है, फिर भाग जाते, इसको दिखाई नहीं मिलता है। दूसरा तीसरा नंबर बात आप सुन लीजिए। दिलीप घोष जहां से चुनाव लड़ा था, खड़गपुर, जब मेदिनीपुर से, वहां पर हम लोग जिस विधानसभा से ये रिजाइन किया था दिलीप घोष, 55,000 वोट से आगे थे। बाई इलेक्शन हो, हम 18,000 वोट से जीते। हम जीते हैं 55,000 को कवर करके हम 18,000, उसका मतलब हम 83,000 वोट से वहां पर आगे हैं। करीमगंज, कलियागंज जहां पर हमने 65,000 वोट से हारे थे, वहां पर 5,000 वोट से, मतलब 70,000 वोट हम रिकवर कर चुके हैं। और एक करीमपुर वाला सीट तो अपना ही सीट है, आपको जानकारी है। महुआ मित्रा जी वहां से विधानसभा तो बाई इलेक्शन हमने जीता था। तो आप कहिए भारतीय जनता पार्टी को गोदी मीडिया जितना दिखाता है सत्ता में आ गया, कल चल गया, नहीं आएंगे। अगर इतना ही अच्छा होते थे तो कर्नाटक में और हरियाणा पंचायत चुनाव हुए हैं, वहां पर क्यों मिट्टी से और गोबर से उसको धो दिए हैं? आप बताइए। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। हमारे साथ बीजेपी के सूर्य प्रकाश जी हैं, मेरे ख्याल से सूर्य प्रकाश जी ज़्यादा जवाब देंगे तो अच्छा होगा। सूर्य प्रकाश जी, जो बातें कर रहे थे संजय सरकार जी, सुन रहे थे आप, क्या जवाब है आपका? पहले तो संजय भाई को और आपको दोनों को जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए। और अभी मैं संजय जी की बातें सुन रहा था और संजय जी लगे थे अपना खाता और वही जो मैं कहूं वो सही, लगे हुए थे जमा घटा भाग करने के लिए, लगे हुए थे कि मैं इस सीट पे आगे हूं, मैं इस सीट नहीं, जो डेटा वो दे रहे थे वो तो फैक्ट था। सुन लीजिए ना,
अरे दादा सुन तो लीजिए मेरी बात। मेरे देखो, हिसाब मेरे नहीं, समय इलेक्शन में- कमीशनर की मेरे हिसाब है। समय में- बिल्कुल, वो तो मेरे इलेक्शन साथ कमीशन की बोलेंगे साइट पे भी है। इलेक्शन मेरे कमीशन के समय हिसाब आप के बोलेंगे तहत हम नहीं बोल आप। रहे हैं। मैं आपसे मेरे मन से निवेदन बना के करूंगा। संजय जी मेरे संजय जी समय आप में केवल सुन लीजिए, बोलेंगे पहले सुन लीजिए मैं जी। बोलूंगा नहीं, हम उनको बोले मेरे हैं, समय मेरे में बात बोलेंगे नहीं, मेरे समय नहीं में बोलेंगे। बोलेंगे नहीं। ठीक है, आप बोलिए, वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। आप बोलिए ना जनाब, आप ये बोलिए, जितना TMC मर्जी की बोलिए। घबराहट दिखा रही है कि वो किस प्रकार से परेशान है। ठीक है, अब मेरी बात आप पूरी तरह सुन लीजिए। न खाता न बही, जो मैं कह दूं वही सही। कोई बात नहीं, अभी लगे थे कि मैं इस बूथ पे आगे हूं, 77,000 बूथों पे आगे हो गया, मैं 80,000 वोटों से आगे हो गया, मैं फलाने से हो गया, मैं धमाके से हो गया। अरे भाई साहब मुझे एक बात तो बताइए कि आप जो मन में सोच के बैठे हैं कि अब कांग्रेस और लेफ्ट साथ में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे आ जाएगी, तो मैं आपको एक बात बहुत आसानी से और जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं। ये चुनाव जो है ना बंगाल का 2021 का चुनाव, ये 1947 के बाद ये बंगाल के अंदर जो आजादी का इलेक्शन है, ये आजादी का चुनाव है, ये बंगाल के सम्मान का चुनाव है, ये बंगाल के विकास का चुनाव है, ये बंगाल में हो रहे शोषण के खिलाफ चुनाव है। बंगाल की जनता, सूर्य प्रकाश जी आपको संजय सरकार जी ने कहा बाहरी प्रवासी, बोले इस मौसम में प्रवासी पक्षियां भी आते हैं। जनता पार्टी को राज में हम मेरा आजादी नहीं है, उसका मतलब ये कह रहा है अदानी अंबानी के हाथ में आजादी चला गया, मेरे हाथ में आजादी नहीं है। उनको बात से हम बोल रहे हैं भाई, हम बंगाल के अंदर भगदड़ मची हुई है टीएमसी के अंदर, वो दिखाता है कि बंगाल में टीएमसी पूरी तरह घिर चुकी है अपने भ्रष्टाचार में, अपने गुंडई में। इनके बैनर्जी साहब, अभिषेक बैनर्जी जी बोलते हैं कि हम गुंडे हैं। अरे भैया, हमारे 200 लोगों को आपने मार दिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2013 से अब तक 200 लोगों को मार दिया आपने उनके मर्डर किए, आपने हमारे काउंसलर, हमारे वार्ड मेंबर की हत्या कर दी आपने, शुक्ला की, मनीष शुक्ला की। आप लोग जिस प्रकार से पॉलिटिकल हत्याएं कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आपने आंकड़ों पे आंकड़ों जो ये बोल रहे थे, आंकड़े बताए थे, मैं आंकड़े बता रहा हूं। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के अंदर जब आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था, तब भी इसी प्रकार की घटा भाग जोड़ जमा गुणा हो रही थी कि अब तो 80 सीटों में से 60 सीटें समाजवादी पार्टी और बसपा जीत के आएगी। क्या हुआ? नहीं, लेकिन सूर्य प्रकाश जी कहीं पे ये समीकरण सटीक भी बैठता है। 2015 में बिहार में जेडीयू और आरजेडी ने जब साथ लड़ा था चुनाव, तो फिर आपका क्या हाल हुआ था ये सब जानते हैं। इसलिए हर एक स्टेट की स्थिति अलग अलग होती है और हर एक चुनाव के समीकरण भी अलग अलग होते हैं। समीकरण बता रहा हूँ, बंगाल के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनसे बंगाल का जो आम जनमानस है वो त्रस्त है। आज की डेट में बंगाल से बाहर कोई भी बंगाली जो मिलता है, मेरे से भी कई लोग मिलते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं भैया आपके बंगाल में क्या कंडीशन है? वो कहते हैं जी टीएमसी के लोग तो खुली गुंडाई करते हैं, कहीं दुकान खोल लो वहां हफ्ता लेते हैं, कहीं कोई कारोबार शुरू करो वहां रंगदारी चाहिए। इन्होंने ब्लॉक स्तर पे जो गुंडाई कर रखी है उसका संजय जी जवाब देंगे। संजय जी, ये तो बात सही है कि बाहर में परसेप्शन ये है बंगाल के बारे में। संजय जी, बाहर में बंगाल के बारे में परसेप्शन ये है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता और वहाँ के जो नेता हैं वो मारे जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आम लोगों में भी धारणा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है। मैं एक जवाब देना चाहता हूं शिवप्रकाश जी को। सूर्य पहले माननीय वर्ग को बोलिए सहन रखने के लिए, धीरज रखने के लिए। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी आपकी बात हो गई। अब जो है संजय सरकार जी जवाब देंगे आपको। सूर्य प्रकाश जी, हो गया, आपने जो कहना था कह लिया आपने। अब बात सुनिए, जवाब जो है संजय सरकार जी जवाब देंगे, तो आप बिल्कुल चुप रहिएगा, बीच में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कीजिएगा आप। सूर्य प्रकाश जी, अब हो गया, अब आपकी बात पूरी हो गई। संजय जी देखिए, हम शुरुआत करते हैं घुसपैठी से लेकर, और भारतीय कार्यकर्ता को जो हत्या होता है वहां तक हम जाके खत्म करेंगे। अच्छा, घुसपैठी देखने की जिम्मेवारी स्टेट पुलिस के अंडर में पड़ता है, बीएसएफ के अंडर में पड़ता है। बीएसएफ माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी को हाथ में पड़ता है। मेरे बात सुनिए,
नहीं नहीं, ये आप टेक्निकली कह रहे हैं, घुसपैठिए जब घुसेंगे, जब वो घुसेंगे उस समय ना, जब आप आपके यहाँ घुस गए, वो नागरिक बन गए, आपके वोटर बन गए, तो ये तो स्टेट सब्जेक्ट है ना। नहीं, आप तकनीकी रूप से फंसा रहे हैं ना चीजों को। नहीं, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर क्या है? नहीं, वो जब आपके पास आ गए तो आपके स्टेट का हो गया ना मामला वो। आप मेरे को बोलना दीजिए, उसके बाद आप सुनिए। ठीक है, आप बोलिए। आप सुनिए, मेरे बात सुनिए। नहीं, मेरे बात सुनिए। बीएसएफ देखने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी तथा होम मिनिस्टर अमित शाह जी को है। अगर घुसपैठी को नहीं तो जब से बीजेपी आई है उसके बाद से तो घुसपैठिए नहीं हुआ है ना, उसके बाद के घुसपैठिए नहीं है ना, ये तो पहले के घुसपैठिए हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। सूर्य प्रकाश जी सुनिए आप पहले। ठीक है, बोलिए। मैं बोल रहा है, घुसपैठी देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय महोदय अमित शाह जी को देखने के लिए बीएसएफ उनको अंडर में पड़ता है। और कोई भी घुसपैठी इंडिया के अंदर घुसता है उसको खबर आईबी देता है, रॉ देता है, रॉ रिसर्च एनालिसिस भारतीय एक मतलब जो आपको मालूम है। ठीक है, चलिए वो केंद्रीय एजेंसियों को मिलता है। ठीक है, एनआईए है, वो देखने के लिए देखते हैं। और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का तो जब घुस जाता है उसको हम लेके 6 महीना जेल में रखने पड़ता है, फिर बांग्लादेश हाई कमिश्नर को बोलने पड़ता है, उसको पुशबैक करना पड़ता है। रह गया मनीष शुक्ला हत्या। मनीष शुक्ला एक देखिए एक दागी आदमी, गुंडा आदमी, क्रिमिनल आदमी है। वो गैंग वायर में मर गया। वो किसी को अब्बा को, किसी को पापा को मारा था। देखिए क्रिमिनल को क्या दशा होता है? क्रिमिनल को दशा क्रिमिनल होता है। कोई किसी को नाले के धार में अगर हत्या करता है तो उसको भी मरना पड़ता है नाले के धार में। तो वो एक क्रिमिनल था और इसको मराया अर्जुन सिंह खुद। क्यों? वो तृणमूल कांग्रेस में वापस होने चाह रहा था। उसको जानकारी रखनी चाहिए। तीसरे नंबर बात है विकास के बाद में आप दे रहे हैं 6,000 रुपया साल में किसान निधि का। हमने 5 लाख रुपया दे रहे हैं। आप महीना में 500 रुपया, दिन में 16 रुपया 50 पैसा दे रहे हैं। हम महीना में 45,000 रुपया, दिन में 1500 रुपया। आप दे रहे हैं, दीजिए ना। अगर केंद्र सरकार भी देना चाहती है तो आप क्यों रोक रहे हैं? आप न प्लीज मेरे सुनिए। हम मेरे अन्नदाता जो रहते हैं वो भिखारी नहीं है, गरीब हो सकते हो, भिखारी नहीं है। हम उसको 16 रुपया 50 पैसा भीख नहीं दे सकते हैं। हम 1500 रुपया उसको परिवार चलाने गुजारने के लिए हम दे सकते हैं। और मैं किसान बीमा दिया। किसान बीमा में कहा तो पहले बाढ़ आता था उसके लिए। अभी क्या है, आपको अगर कोई जंतु जानवर भी खाना या सब्जी खा के जाए उसमें मिलता है। हम किसान मंडी दिया, टन में 40 रुपया। एक टन 1000 किलो में 40 रुपया लगता है, पहले 4000 रुपया लगता है। हमने बच्ची को स्कूल जाने क्लास 5 से लेकर क्लास 12 क्लास तक 800 रुपये हर महीना। 12 क्लास के बाद में 25,000 रुपये एक टाइम कन्याश्री में। रूपश्री में क्या हम जो बच्ची शादी नहीं होता 25,000 रुपया देते हैं। स्कूल के बच्ची को साइकिल दिया, किताब दिया। जिसको खाने का नहीं है, खाना नहीं मिलता, उसको फ्री में चावल बांटे हैं हमने। ठीक है, आज गांव का 1 लाख किलोमीटर रास्ता हमने बनाया है। आपको मालूम है 95 लाख आदमी को नौकरी मिला है। 95 लाख आदमी को अभी भी बिजली मिला है। अभी फिलहाल 1 साल के अंदर में हम 1 लाख किलोमीटर रास्ता बनाया, गांव का रास्ता बनाया। और नरेंद्र मोदी का किया जवाब। गुजरात में अगर कोई टीचर को 4 साल के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट से 5,300 रुपया, मालूम है गुजरात में एक वक्त का खाना दोपहर का खाने के लिए 150 रुपया लगता है, दिन में 500 रुपया लगता है। वो कैसे गुजारेंगे? अच्छा, गुजरात में बेरोजगारी नहीं है। गुजरात में बेरोजगार मोदी जी बोलते हैं। अगर बोलिए 1500 आदमी के लिए 18 लाख आदमी क्यों अप्लाई करेंगे? जवाब दीजिए। एक मिनट। अगर गुजरात के इतना बड़ा विकास हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या का पैसा खाया, चोरी किया, चोरी करके फिर उसको इंडिया से बाहर भेज दिया। ठीक है संजय जी, आपकी बात हो गई। अब जवाब सुन लीजिए। गरीबी दिखाने के गरीबी नहीं देख सकता, उसका अच्छा बोल सकते उसके लिए। अच्छा, ठीक है संजय जी, जवाब सुनिए। मेहुल चोकसी का पैसा किसने खाया? विजय माल्या का पैसा खा के फरार करने को कहा। अब बंगाल से आप मेहुल पे कहाँ चले गए? बंगाल की बात कीजिए ना। 2,02,000 करोड़ रुपया ओएफ किया है। वो किसान को ओएफ नहीं किया है, किया कॉर्पोरेट हाउस अंबानी अदानी को। देश में 2 ही प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब जवाब भी सुन लीजिए। अब जवाब भी सुन लीजिए ना अनिल अंबानी। संजय जी, आवाज मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आप चुप हो जाइए ना तो आवाज म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है सूर्य प्रकाश जी देखिए, अच्छा किया आपने इनको म्यूट कर दिया, क्योंकि इनको अपनी जो आलोचनाएं हैं इनको आईना पसंद नहीं है। मैं आपको एक बात बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, और मैं हमेशा सुदर्शन न्यूज का प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि सुदर्शन न्यूज हमेशा राष्ट्रभक्ति की बात करता है, देशभक्ति की बात करता है। आप इनकी बात का जवाब दीजिए। हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि ये रामराज का टीवी चैनल है क्या? राम भक्त के बात करता है, रामराज का टीवी चैनल है क्या? पूरी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। बंगाल के अंदर जब भी कोई योजना आती है, किसी भी प्रकार की योजना, आप आरटीआई लगा लीजिए,
वहां पर 95% मुस्लिम समाज को सपोर्ट किया जाता। पहली चीज। दूसरी चीज, बंगाल एक इतना बड़ा 95% मुस्लिम को देता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को देश से भगा दीजिए ना, उनको क्यों रखते हैं आप? उनको अरे भाई सुन तो लो। विवेकानंद को हटा आप सुन दीजिए ना। लीजिए संजय जी, समय की कमी है, आप ऐसे करेंगे तो चीजें सामने नहीं आ पाएंगे। आप सुनिए पहले। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषणा कर पाए आपने? अरे हम तो आप हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषणा कर पाए? लोकसभा में ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हम दोनों मेहमानों से क्षमा नहीं? चाहेंगे, दोनों मेहमानों से क्षमा चाहेंगे और प्रोग्राम को यही वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे पास समय की कमी है। दोनों मेहमान हमारे साथ आए, जुड़े और अपनी बात हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मेहमान आए थे। लेकिन बंगाल का चुनाव, बंगाल की लड़ाई अभी जारी हुई है, अभी शुरू हुई है। ये लड़ाई अप्रैल मई तक जाएगी, जब तक ऐलान चुनाव का नहीं हो जाता और इसके चुनाव होने के परिणाम भी हमारे सामने नहीं आ जाते। लेकिन जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप अभी चल रहे हैं, ये आरोप और प्रत्यारोप चुनाव खत्म होने तक यूं ही जारी रहेंगे। लेकिन एक बात तो सच है कि इस बार ममता दीदी की सांसें जो है वो अटकी हुई है और बीजेपी से जो चैलेंज मिल रहा है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है और इसको लेकर के ममता बनर्जी के रणनीतिकार जो है लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।